बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अभी हम बात करेंगे आज के एक नए टॉपिक पे, यानी FATF के मसले पे, जहाँ पे रिव्यू कमेटी ने मीटिंग की और पाकिस्तान का केस डिस्कस किया गया। और पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में था, चुनाचे उसको दोबारा ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया गया। FATF जो है ये एक वॉच डॉग है जो कि देखता है कि दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या नहीं करते, या टेरर फाइनेंसिंग करते हैं नहीं करते, और अगर कोई केसेस ऐसे हैं तो उन ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि आपके साथ बाकी दुनिया कारोबार वगैरह बंद कर देती है, जिससे एक माशी बहरान मुल्क में पैदा हो सकता है। FATF में 39 ममालिक हैं जो कि ये इसको चलाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के केसेस वगैरह को देखते हैं। जैसे उन्होंने ईरान, नॉर्थ कोरिया वगैरह, इनके केसेस ब्लैक लिस्ट में रखे हुए हैं, और लिहाजा ये मुल्क जो है ये माशी तौर पे मसाइल का शिकार है। अब यहाँ पे जब ये केस पाकिस्तान का डिस्कस हुआ, इसको रिव्यू किया गया, तो सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान को 12 वोट चाहिए थे अगर उसने ग्रे लिस्ट से निकलना है। 12 से कम वोट मिलते हैं तो आप इसी ग्रे लिस्ट में रहेंगे, और अगर आपकी फेवर में कोई वोट नहीं आता तो फिर आप ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। 12 वोट गालिबन नहीं मिले। और सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान के पास जो एक्शन प्लान FATF ने दी हुई थी उसमें 27 नुकात थे, और पाकिस्तान ने 21 नुकात पे अमल किया हुआ था मुकम्मल, लेकिन 6 नुकात पे अभी काम करना बाकी रहता था। एक लिहाज से ये तो नज़र आता है कि पाकिस्तान का केस मुकम्मल तौर पे एक क्लियर केस नहीं था, उसमें कुछ कमी मौजूद थी। जो 6 नुकात जिन पे अमल करना बाकी था वो करना चाहिए था। दूसरी तरफ यह है कि जब FATF की टीम देखती है, चेक करते हैं, तो वो भी फिर फैसला करते हैं कि जिन नुकात पे हम कह रहे हैं कि 21 नुकात पे हमने अमल किया हुआ है, वो वाकई वो दुरुस्त अमल है, और या कवानीन जो बनाए गए उनकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हो रही है। ये चीज़ें हैं जो कि देखी जाती हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान में क्यों तवक्को थी कि 21 नुकात पे अमल किया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम ब्लैक लिस्ट में जाने से बच जाएं या ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएं। ये क्यों थी ऐसी बातें हो रही? हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारा काम अपना मुकम्मल नहीं है। असल में किस्सा ये है कि जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं थे, कोई ऐसी बात नहीं हमें बताई गई कि ये फलां मनी लॉन्ड्रिंग हुई और इस मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद पे फलां जगह पे दहशतगर्दी की गई। ये कोई ऐसी शिकायत, ऐसा सबूत कुछ नहीं था, लेकिन आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। और ये ग्रे लिस्ट में डालने से आपके मसाइल हुए, लेकिन हमने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया। पाकिस्तान ने ये सोचा कि अगर हम इन नुकात पे अमल कर लें तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बड़ा रिलायबल और बड़ा बेहतर बन जाएगा, और हमें दुनिया में माली मामलात में डीलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लिहाजा हमने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया और उस पर काम शुरू कर दिया, लेकिन काम स्लो है। हम पहली दफ़ा जब ग्रे लिस्ट में हमें डाला गया, जिसके बाद ये काम शुरू हुआ, ये जून 2018 का किस्सा है। जून 2018 के बाद फिर अक्टूबर में मीटिंग हुई, फिर 2019 में हुई, अब फिर ये 2020 में भी शुरू में, इस साल शुरू में हुई, और फिर हमें एक्सटेंशन मिलती गई वक्त की, और बड़ा कहा गया कि जनाब अपनी प्रोग्रेस दिखाएं वरना हम आपको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, हम बहुत वक्त दे चुके हैं आपको। तो पाकिस्तान को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए था। अब सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान की जगह पे कोई और मुल्क होता जिसके बड़े, कह लीजिए कि बड़ा सरसूख होता उसका, और अमेरिका को भी उसकी बड़ी ज़रूरत होती, तो पहले तो आप ग्रे लिस्ट में ना जाते, और अगर चले गए तो आपको निकालने में कोई मसला ना होता। लेकिन ये जो अदारे हैं हमें ज़हन में रखना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के ज़ैली अदारे जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, या ये FATF का अदारा है, ये अदारे बुनियादी तौर पर बड़ी कुव्वतों की खिदमत के लिए बनाए गए, उनके असर रसूख को कायम करने के लिए बनाए गए हैं। इन्हीं के ज़रिए वो आपकी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, आपके ऊपर अपना असर जताते हैं, और अगर आपको तंग करना चाहें तो आपको खासा तंग भी कर सकते हैं। अगर FATF की आप लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, तो IMF आपको लोन नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक, कोई अदारा आपको, इंटरनेशनल मॉनिटरी अदारा कोई भी आपको लोन नहीं देगा। लेकिन लोन आपको चाहिए, फिर क्या करेंगे?
सो ये मुश्किलात उसकी वजह से आ सकती हैं। अब यहाँ पे हुआ ये है कि पाकिस्तान को एक प्रेशर में लाने के लिए ये काम किया गया, जबकि शवाहद कोई नहीं थे हमारे खिलाफ, और अफगानिस्तान में हमसे काम लेना था। अमेरिका ने ये किस्सा खोला और भारत की मदद से खोला। भारत इस काम में पूरी तरह मुलव्वस है। आज दिन तक भारत ये कोशिश करता रहा कि किसी तरह पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में करवा दिया जाए। ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए भारत ने बड़ी लॉबिंग की, बड़ी कोशिश की, लेकिन भारत हर दफ़ा उसको मुंह की खानी पड़ी, नाकाम हुआ। अब भी बावजूद इसके कि आज 27 में से आपने 21 नुकात के ऊपर अमल पूरी तरह किया हुआ था, तो भारत फिर भी इसी कोशिश में लगा रहा, लेकिन भारत को नाकामी हुई। अब ये समझने के लिए कि ये इनके दोहरे मयार हैं, और ये इसी तरह जिस मुल्क को इन्होंने काबू करना होता है उसके ऊपर ये चढ़ाई कर देते हैं, और उनके ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट ये ड्रामा शुरू हो जाता है। वो उसके लिए आप यूं देखिए कि भारत का अपना किस्सा देखिए। भारत की अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट, यानी पाकिस्तान ने कोई इसमें कमाल नहीं किया, या कोई भारत के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लेके आए, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट जो अभी पीछे बैंकिंग सेक्टर की छपी, उसमें उन्होंने बताया कि भारत के 44 बैंक्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। उनके बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन है वो मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं। लिहाजा उन्होंने अंदाज़ा लगाया या एक कैलकुलेशन की कि $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है भारत के इन 44 बैंकों ने। तो ना तो बैंकों पे पाबंदी लगी और ना ही FATF में मुकदमा खुला। उसके साथ साथ आप देखिए कि पिछले 1-1.5 साल से ये इल्ज़ाम लग रहा है कि सीरिया में दाइश जो लड़ रही थी, भारत की बहुत सारी कंपनियों के उनसे वास्ते थे, और ये उनको हथियारों के पुर्जे और चीज़ें मुहैया करते थे। अब दहशतगर्दी को रोकने के लिए आप ये तो नहीं करेंगे कि उनके हाथ में पुर्जे और वो बेचने शुरू कर दें। इसका मतलब यह है कि आप दहशतगर्दों के मावन हैं, आप फैसिलिटेटर हैं। फिर अब रिसेंटली फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक तहकीक छापी, और उसमें उन्होंने बताया कि भारत के रवाबत हैं दाइश के साथ, ISIS के साथ, और वो रवाबत इस तरह हैं कि अफगानिस्तान में दाइश भारत से मदद ले रही है, और आसपास बाज़ मुल्कों में इस दाइश के ज़रिए भारत ने दहशतगर्दी भी कराई है। ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया श्रीलंका के वाक़े का, जहां पिछले साल ईस्टर के मौके पे यहाँ पे 160 लोग मारे गए, और वो इंडियन स्टेट केरला से उसका ताल्लुक निकला। अब वो केरला में क्या भारत की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी उनको परवरिश कर रही है, उनको पाल रही है इस्तेमाल करने के लिए? ये अंडरस्टूड है, क्योंकि भारत में हमने कभी सुना नहीं कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ या ISIS के खिलाफ कभी कोई एक्शन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी ही पाल रही हैं और इनको जहादिश बना के मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर रही हैं। ये वो सूरत हाल है जहां FATF हरकत में नहीं आया। जब भारत के इतने शवाहिद मौजूद हैं, और अमेरिका की भी नज़र नहीं जाती, FATF की भी नहीं जाती, कोई भी उसको, इसका मतलब ये है कि भारत के साथ चूंकि मफादात उनके मौजूद हैं, इस वजह से वो भारत को FATF में नहीं लाना चाहते। पाकिस्तान के साथ आज मफादात नहीं है, तो पाकिस्तान FATF को भुगत रहा है। ये वो दोहरा मयार है जो हमें जहन में रखना चाहिए, और इससे सबक ये है कि पाकिस्तान को कहीं भी कोई रियायत नहीं मिलेगी इंटरनेशनल अदारों में। हमें खुद मेहनत करके अपने लिए स्पेस बनानी होगी। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर ये 27 पॉइंट हमें मिले थे, तो हमें 27 पॉइंट्स के ऊपर मुकम्मल एक्शन करके फिर FATF में जाके पेश होना था, और उनको बताना चाहिए था कि जनाब आपने 27 पॉइंट दिए थे, हमने ये 27 पे काम कर लिया। लेकिन जब आप जाते हैं 27 की बजाय 21 पॉइंट्स पे अमल करके, और 6 का फिर बैलेंस मौजूद है, तो वहां से आपको रियायत किसी चीज में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उनके फेवरेट नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।